हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में जो एप्लीकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो क्षेत्रकलन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्षेत्रकलन यानी क्वाड्रेचर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव आपकी एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इसका काफी अच्छा खासा पोर्शन है। कॉलेज का पोर्शन भी है और स्कूल का भी है, दोनों मिक्स है। तो दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे, कोशिश करेंगे 2 या 3 क्लास में इसको पूरा कवर कर लें। और जो पिछले सालों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम कवर करेंगे। साथ में जो आपके एसएसएनई बुक है उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। और प्लस जो आपके पास में अदर जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, खासकर डीएसएसपी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी का मिक्सचर हम लेकर चलेंगे इस क्लास में। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, तो इससे जुड़े रहिए अच्छे से। और इस क्लास को आप पूरा देखिए एंड तक, ताकि आपकी इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, जहां प्रॉब्लम आती है, उन सबको हम यहाँ पर शॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो यहाँ आप कंटिन्यू क्लास में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्षेत्रकलन आप सबको पता है, एरिया फाइंड आउट करना है हमें। अब देखो एक बार इसका यूज क्या है वो देखते हैं। इंटीग्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है अनुप्रयोग है। जैसे कोई भी मेरे पास में वक्र है, किसी भी शेप में अगर वक्र है, तो उसका हम कैसे एरिया फाइंड आउट करें। ठीक है, उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करें। अगर एक क्षेत्र है, एक ही आपके पास में कर्व है, उससे अगर एरिया बन रहा है तो एरिया उसका कैसे फाइंड आउट करा जाए। अगर एक कर्व और एक लाइन है तो उससे अगर एरिया बना हुआ है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर मेरे पास में 2 ऐसे कर्व हैं जो एक दूसरे को पर्टिकुलर पॉइंट्स पर काट रहे हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके मध्य का जो एरिया है वो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अपने पास में 3 तरह के केस है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम पहले कर्व का एरिया फाइंड आउट करें, इससे पहले हम कुछ कर्व की स्थिति को समझ लेते हैं कि अगर कर्व की स्थिति कैसी है उसको भी समझना बहुत महत्वपूर्ण अपने लिए रहेगा, क्योंकि उसी की स्थिति के आधार पर हम उसकी लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वक्र ट्रेसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास में जो वक्र है, यहाँ पर कर्व है, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे पहला मैंने यहाँ पर लिया एक्स एक्स के सापेक्ष सममित। अगर कोई वक्र एक्स एक्सिस के सापेक्ष सममित है तो उसमें क्या कंडीशन होगी, देखिए समझिए कि y की सभी घातें जो यहाँ पर होंगी समघात होंगी। पहली बात कि y की जो घातें होंगी वो समघात होंगी, यानी y की पावर 2 हो सकती है, y की पावर 4 हो सकती है, y की पावर 6 हो सकती है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, यानी अगर y के स्थान पर -y रख दें, यानी y के जगह पर हम अगर इसको रिप्लेस कर दें और -1y रख दें, तो इसकी समीकरण जो है वो परिवर्तित नहीं होगी। समीकरण ऐसी कैसी रहेगी, जैसे पैराबोला का इक्वेशन आपके पास में, जो पैराबोला है उसका इक्वेशन देखो। पैराबोला का जो इक्वेशन है y² = 4ax है। अब यहाँ पर अगर मैं y के स्थान पर -y भी रख दूं तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, यहाँ पर x इस तरह से इसका ग्राफ बनने वाला है। यहाँ पर इसकी जो नाभि है यानी फोकस आएगा आपके पास में, जो a है यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, ये y है आपके पास में, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आई थिंक अब ये y² = -4ax भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। वो भी क्या होगा, x एक्सिस के सापेक्ष होगा, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो इस तरह की हो जाएगी, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा। बस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक चीज यहाँ पर कंसिडर करके चल रहा हूँ, एक एक चीज हम यहाँ पर समझेंगे, कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिस नहीं होने वाला है। तो क्लास को आप पूरा देखना है, आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है या आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, और नोट्स जरूर आप बनाते चलिए, साथ में अपनी नोटबुक लीजिए, नोट्स बनाइए। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ओके, ताकि आपको चीजें जब आप साथ साथ लिखते हैं तो ज्यादा आपको याद होती है, ज्यादा समझ में आती है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक्स एक्सिस के सापेक्ष आपके पास में अगर कोई ग्राफ है, कोई वक्र बना हुआ है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि y की उसके जो घातें होंगी वो समघात होंगी, यानी इवन पावर चलेगी। इसके बाद में अगर y के स्थान पर -y रख दे तो उसकी जो समीकरण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पैराबोला की दोनों इक्वेशन मैंने ले ली, यहाँ पर y² = 4ax जो x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, और x² = -4ax जो नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर -x की साइड में बन रहा है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। सेकंड देखते हैं, y एक्सिस के सापेक्ष सममित। y एक्सिस के सापेक्ष सममित यानी सिमेट्रिक एट y एक्सिस। तो y एक्सिस पे अगर कोई सिमेट्रिक है कोई ग्राफ, तो उसमें भी वही होगा कि यहाँ पर x की जो घात है, x की जो घात होंगी आपके पास में, पावर होंगी, वो क्या होगी, वो यहाँ पर एवन होगी, यानी समघातें होंगी। समझ रहे हो मेरी बात को। और इसके बाद में आप यहाँ पर जैसे इसमें y के स्थान पर -y रखने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ समीकरण, वैसे यहाँ पर x के स्थान पर -x रखने पर यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा समीकरण में, नो चेंज।
तो यहाँ आप इसको समझ के चलेंगे साथ में। जैसे उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, उदाहरण क्या लें आप यहाँ पर, जैसे ये ले लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पैराबोला का इक्वेशन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, पैराबोला ही लिया है मैंने कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी समझ लीजिए। जैसे इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में a आ जाएगा, ओके। तो ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। इसी तरह से इसका ग्राफ जो है वो दूसरे वाले का नीचे की तरफ इसका ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर, जिसमें -a हम कंसीडर कर सकते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, दोनों में अगर आप यहाँ पर x के स्थान पर -x रख दोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण में। तो इसे हम कहेंगे y एक्सिस के सापेक्ष सममित, ओके। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अगला देखिए, दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित, यानी ऐसी स्थिति हो जब आपके पास में कोई कर्व है, उसमें x और y की दोनों की पावर इवन पावर है, यानी x और y दोनों की पावर क्या होगी, यहाँ पर इवन पावर होगी, समघात होगी, दोनों की इवन पावर है, ठीक है। यानी x एंड y दोनों लिख रहा हूं मैं साथ में। अगर इनको -x और -y से रिप्लेस कर दें, अपन यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो कोई चेंज नहीं आएगा, समीकरण नहीं बदलेगी। जैसे देखो आपका सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब x स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह अगर माइनस में आपने रख भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा देखो, ये ऐसा एक वर्त का समीकरण है, सर्कल का समीकरण है, जिसका सेंटर पॉइंट जो है वो ओरिजिन पॉइंट पर है, यानी केंद्र मूल बिंदु जो है वो मूल बिंदु पर है और ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं इलिप्स, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर इलिप्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। इलिप्स जो है आपके पास में इस तरह से बनता है, इलिप्स इस तरह से अंडे की शेप में होता है, इस तरह से बनेगा इलिप्स। और यहाँ पर इलिप्स के दो इक्वेशन होते हैं, एक x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन है। यहाँ ये दोनों एक्सों के सापेक्ष सममित होता है, इलिप्स और सर्कल का इक्वेशन। दोनों जो उदाहरण मैंने लिए हैं, इन दोनों उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि दोनों ही क्या है आपके पास में, जो x दोनों ही अक्षों के सापेक्ष यानी x एक्सेस और y एक्सेस दोनों के सापेक्ष ये क्या होगा, सममित होगा, सिमेट्रिक होगा, ओके। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर इसकी पोजीशन हम चेंज कर दें, इस केस में a जो है वो ग्रेटर देन b से, और दूसरा जो समीकरण होता है वो आपको पता ही है, इस तरह से जो इसका कॉन्जुगेट होता है यहाँ पर, और ये x एक्सेस और ये y एक्सेस। इस केस में जो है आपके पास में b ग्रेटर देन होगा a, बस इतना से डिफरेंस है, और इसकी जो इक्वेशन है ऑलमोस्ट वही रहती है, सेम ही रहती है, ओके। तो सर्कल और इलिप्स दोनों क्या हो गए आपके पास में, दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित हो गए हैं यहाँ पर, ओके। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इनको हम डिटेल से करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, एक एक टॉपिक एक एक कंडीशन में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। बट एक बार आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए और साथ में अपने नोट्स बनाते रहिए। जो टॉपिक इजी है उनको इजी वे में समझेंगे, जो टॉपिक डिफिकल्ट है उनको भी इजी वे में समझेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके पास में अगला है रेखा x इज इक्वल टू y के सापेक्ष सममित। रेखा x इज इक्वल टू y कैसे बनती है, पहले तो आप ये समझो। रेखा x इज इक्वल टू जो y होगी वो इस तरह से होती है, जिसको हम 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं, ठीक है। जो x एक्सेस और y एक्सेस बिल्कुल बीच में से गुजरेगी, यानी x का जो मान होगा वही y का मान होगा। x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये एग्जिस्ट करेगी। पहली बात तो ये। अब इसके बाद में देखो, इसमें अगर x और y की पोजीशन हम बदल दें, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दें, x और y को अगर आपस में हम इंटरचेंज कर दें तो ग्राफ जो है, ग्राफ का समीकरण नहीं बदलेगा, यानी जो इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। इसको हम यहाँ पर समझकर चलते हैं। तो जैसे मेरे पास में x और y इज इक्वल टू सी स्क्वायर हम ले लेते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये किसका समीकरण है मुझे बताना कमेंट में, ताकि मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपके पास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। इसको हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी आयताकार अतिपरवलय है, आयताकार अतिपरवलय है। इसका जो ग्राफ होता है उसको भी समझ लीजिए। इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। तो यहाँ x और y की अगर हम स्थिति चेंज कर दें, बदल दें, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें, तो इसके समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। x y इज इक्वल टू सी स्क्वायर इसका समीकरण होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
विपरीत पदों में समीकरण। अगला है आपके पास में विपरीत पदों में समिति। विपरीत पदों में समिति ये है कि आपके पास अगर x और y दोनों के स्थान पर, जैसे x के स्थान पर -x और y के स्थान पर -y रख दें, दोनों को में ही अगर x के स्थान पर -x और y के स्थान पर -y रख दें तो समीकरण में परिवर्तन नहीं होगा, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये वही उदाहरण हम ले सकते हैं आयताकार अतिपरवलय का, आयताकार अतिपरवलय। आयताकार अतिपरवलय का जो आपने अभी उदाहरण लिया है वही उदाहरण आप यहाँ पर ले सकते हैं इसको समझने के लिए। xy = c²। इसका ग्राफ मैंने अभी आपको बताया, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, x एक्सिस और y एक्सिस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट और इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बनने वाला है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। तो अगर इनमें x और y के स्थान पर नेगेटिव x और नेगेटिव y रख दें तो इन समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह का अगर कोई समीकरण आपको मिलता है तो उसको कहते हैं विपरीत पदों में समिति, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये 5 बिंदु जो है हमने अभी याद कर लिए। x एक्सिस के सापेक्ष समिति जिसमें आपके पास में y के स्थान पर -y रख दें तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा x एक्सिस के सापेक्ष समिति जिसमें y के स्थान पर -y रख दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा दोनों अक्षों के सापेक्ष समिति, दोनों अक्षों के सामने समित जो ग्राफ है वो ये होगा, वक्र होगा जिसमें x और y दोनों की घात समघात होगी, जिसमें x और y दोनों की जगह अगर नेगेटिव रख दो तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। चौथा आपके पास में था y = x के सापेक्ष समित, जिसमें आपके पास में x और y की अगर स्थिति बदल दी जाए तो उसमें समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और पांचवा अपने पास में यह है कि विपरीत पदों में समिति, यानी अगर आपने विपरीत पद, यानी अगर आपने x के स्थान पर -x और y के स्थान पर -y रख दिया तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 5 स्थितियां हैं जिनको आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक एक ग्राफ को भी डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए इसके अलावा जो देखो हम यहाँ पर कुछ ग्राफ है उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इसको तो रहने दो, ये तो कोई ज्यादा विशेष नहीं है। और साथ में हम यहाँ पर कुछ ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं साथ में, कि जैसे कुछ ग्राफ अगर आपके पास में है तो उनके ग्राफ के जो समीकरण है वो आपको थोड़े याद होने चाहिए। अगर समीकरण याद नहीं होंगे तो हमें फिर क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत आएगी। देखिए जैसे रेखा का कुछ समीकरण है, मैं उनको लेता हूं तो उनको डिस्कस करते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन यानी रेखा के जो समीकरण है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। रेखा के समीकरण, रेखा का एक जो ढाल रूप होता है, रेखा का ढाल रूप जो हमने पढ़ा है, रेखा का ढाल रूप, ढाल रूप में समीकरण जो होता है वो आप सबको याद होगा, याद नहीं है तो उसको याद कर लें। y = mx + c, ये काफी महत्वपूर्ण है। ढाल यहाँ पर m जो है वो इसके ढाल को यानी स्लोप को दर्शाता है, ठीक है, ये विशेष है जिसको हमें याद रखना है। y = mx + c। दूसरा रूप है जिसको हम कहते हैं अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप या इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या है कि अगर मेरे पास में x/a + y/b = 1 है, इसका ग्राफ भी समझ लें इस तरह से, जैसे इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से, ये मैं 2D में और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक बार तो सिर्फ इनके समीकरण याद रखिए यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। एक बार हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे यहाँ पर क्योंकि हम ये 2D का टॉपिक है। तो 2 डायमेंशनल में जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और जब हम सर्कल पढ़ेंगे या जो कोनिक सेक्शन का पूरा चैप्टर जब हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें मैं इसको अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे, डीप जाकर के अच्छे से। बट अभी एक बार सिर्फ इनके समीकरण हमें याद रखने हैं। तो ये जो आपके पास में है ये a0 होगा इसका कोऑर्डिनेट और ये 0p है, तो ये आपके पास में इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपके पास में सर्कल के कुछ समीकरण हैं उनको भी याद रखना है। सर्कल यानी वर्त के जो समीकरण है उसको भी हमें याद रखना है। जैसे मूल बिंदु पर अगर केंद्र बिंदु स्थित है तो उसका जो आपके पास में समीकरण होगा वो x² + y² = आपके पास में a² या r² लिख दीजिए, एक ही बात है। ये इस तरह का सर्कल होगा जिसका केंद्र बिंदु जो है वो मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास में अलग अलग स्थितियां होंगी। इसका मूल समीकरण आप याद रख सकते हैं x - h2² +
वाई माइनस के टू होल स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, ठीक है। यानी ऐसा एक आपके पास में यहाँ पर वर्त है जिसके केंद्र बिंदु एच के है और इसकी जो त्रिज्या है वो ए है। इस तरह से यानी जो सेंटर है आपके पास में वो एच के है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, और यहाँ पर जो रेडियस है वो ए है। इसको भी हमें विशेष रूप से याद रखना है। अब यहाँ पर इसकी अलग अलग पोजीशन अगर चेंज होती है तो उसके अनुसार समीकरण भी चेंज होगा। जैसे अगर मान लो आपके पास में ये आ जाए एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर है आपके पास में और इज इक्वल टू ए स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस 2ax है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर वर्त का जो समीकरण याद कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए तो माइनस का 2ax आ जाएगा आपके पास में, प्लस ए स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और इस साइड भी ए स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए तो देखो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो x माइनस ए टू होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसा एक वर्क है जिसकी पोजीशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें एक पॉइंट सेंटर का a है और एक है आपके पास में यहाँ पर 0 है। ये ऐसा वर्क है जो इस तरह से आपके पास में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर a रखिए, काम करिए a रख लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। a रख लीजिए, बेटर रहेगा क्योंकि थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से बच जाएंगे करके, ठीक है। तो ये इस तरह का आपके पास में वर्क है जिसको हमें विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह के जो समीकरण है वो अलग अलग फॉर्म में समीकरण बनेंगे जिनको हम डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे एक बार देखिए, ये इस तरह का वर्क अगर आपके पास में यहाँ पर बन रहा है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर मान लो सेंटर के कोऑर्डिनेट a0 है। अगर बिल्कुल इसी तरह से वर्क जो है अगर यहाँ पर माइनस की माइनस एक्सेस की तरफ बनेगा तो माइनस a0 आ जाएंगे। तो इसका जो समीकरण होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। इसका जो समीकरण होगा वो होगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 2ax, ठीक है। इनको हमें याद रख लेना, आराम से याद रह भी जाएंगे। इसी तरह से देखो, अगर कोई वर्क आपके पास में इस तरह से बन रहा है कि जो मूल बिंदु से गुजर रहा है और उसका सेंटर पॉइंट वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, तो इसको मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ 0 और b कंसिडर कर लेते हैं इस कोऑर्डिनेट को। तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, या इसको मैं पूरी डिटेल से करें जैसे x माइनस एच टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो इस कंडीशन में अगर इसको रख के डिटेल से करें तो h तो यहाँ पर 0 है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, y माइनस जो k की जगह b है तो होल स्क्वायर हो जाएगा और इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो भी b है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2by इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट अगर हम कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 2by, बिल्कुल उसी की तरह जैसे अभी हमने इसको ड्राइव किया था। तो इस तरह से आ जाएगा। अब अगर मान लो इसकी पोजीशन यहाँ पर हो माइनस वाई एक्सिस पर है तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा आपकी पास में तो ये आ जाएगा 0 और माइनस b आ जाएगा, ओके, जो y एक्सिस पर है। तो y एक्सिस पर जब आपके पास में यहाँ पर नेगेटिव y एक्सिस पर माइनस y एक्सिस पर अगर यहाँ पर सेंटर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, सर्कल का केंद्र बिंदु अगर स्थित है और ये मूल बिंदु से गुजर रहा है तो उस वक्त का समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह से माइनस 2by आ जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम जो मेन फॉर्मूला है इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखो और हम यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं, थोड़ा कुछ और इक्वेशंस हम साथ में देखते हुए चलते हैं। जैसे सर्कल की बात कर रहे हैं, अगर कोई सर्कल मान लीजिए आपके पास में इस तरह से है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इस तरह से टच करते हुए जा रहा है, यानी दोनों को स्पर्श करते हुए गुजर रहा है। तो इस स्थिति में आप यहाँ देखिए कि इस स्थिति में जो यहाँ पर केंद्र के निर्देशांक होंगे, जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होंगे, वो आपके पास में a और a होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यानी इस स्थिति में दोनों यहाँ पर त्रिज्याएं जो है, यानी ये एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दोनों से ही जो सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र बिंदु होगा, वो बराबर स्थिति में होगा। तो इस स्थिति में इसके जो आपके पास में समीकरण होगा वो क्या होगा उसको समझते हैं। एक्स माइनस एच टू होल स्क्वायर y माइनस के टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आर स्क्वायर, ये समीकरण होता है। तो इसको हम ज्ञात करें तो ऐसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि x माइनस ए टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए टू होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर, त्रिज्या भी इसकी a है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2b
टू ए वाई, ए है यहाँ पर भी, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2ay और फिर यहाँ पर माइनस का 2ay और प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे वर्त का समीकरण होगा जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों को स्पर्श करता है और उसके केंद्र के निर्देशांक जो है वो ए है। फिर से सुन लीजिए, ऐसे वर्त का समीकरण है जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों को स्पर्श करते हुए जा रहा है और इसके जो केंद्र के निर्देशांक है वो ए है। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लो इसके केंद्र ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास में, x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह से ये आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बन रहा है तृतीय चतुर्थांश में, तो x और y के कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होंगे। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है तो यहाँ पर यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में x और y को स्पर्श करते हुए जा रहा है, तो इसके केंद्र के जो निर्देशांक होंगे आपके पास में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो यहाँ से प्लस माइनस जो है वो चेंज होने वाला है, बाकी इसी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इनकी काफी महत्वपूर्ण है, ग्राफ की स्थिति हमें ज्ञात होनी चाहिए, ग्राफ का समीकरण और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कोनिक सेक्शन में हम पढ़ते हैं वो तो हमें विशेष रूप से याद होनी चाहिए। चार जो अपने पास में थे, एक तो लाइन यानी रेखा, और रेखा से संबंधित जो समीकरण है, रेखा की स्थिति से संबंधित जो समीकरण है वो हमें याद होने चाहिए, अच्छे से हमें पता होना चाहिए। दूसरा जैसे आपके पास में सर्कल है, सर्कल के जो समीकरण है, सर्कल की जो अलग अलग स्थिति पर बनने वाले वर्त के समीकरण है वो हमें पता होने चाहिए ताकि हम उनकी पोजीशन को आसानी से डिफाइन कर सके, परिभाषित कर सके। तीसरा आपके पास में आता है, तीसरा जो है वो आपके पास में है पैराबोला, यानी पैराबोला यानी आपके पास में परवलय, इसको भी हम देखेंगे। तो परवलय के जो समीकरण है वो भी आपको पता होनी चाहिए। नंबर 4 आपके पास में है एलिप्स, एलिप्स यानी दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। अब देखो कई बार ये सवाल आता है कि सर कितने सारे हम समीकरण ज्ञात करें, कितने सारे समीकरण जो है वो हमें पता होने चाहिए, कितने सारे ग्राफ पता होने चाहिए। तो कम से कम जो मैं यहाँ पर 5 प्रकार के लिख रहा हूँ ये तो आपको 100% पता होना चाहिए, इसके बगैर आपका जो कोनिक सेक्शन है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो कम से कम ये जो आपके पास में 5 जो है वो ग्राफ आपको पता होने चाहिए, इनकी अलग अलग स्थितियां जो बनती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इन ग्राफ के जो समीकरण है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अदरवाइज फिर आपको बार बार जो है वो दिक्कत आएगी। 5वां है आपके पास में हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला यानी आपके पास में है अति परवलय, अति परवलय। ये जो है अगर आपको याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, तो इन 5 की मैं अलग से क्लास ले लूंगा, अलग से क्लास लेकर के उसमें ये 5 टॉपिक के अलग अलग ग्राफ और उनके बनने वाले समीकरण को मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है, किसी को नहीं पता है इनके बारे में, इनकी स्थिति के बारे में नहीं पता है, इनके ग्राफ के बारे में नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें, ताकि मैं अभी के लिए ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब पता है, आपको आता है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें, मैं इनके लिए एक सेपरेट क्लास हम अरेंज कर लेंगे, तो उससे आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब अपना जो मूल टॉपिक है उस पर वापस लौटते हैं। देखिए अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब हम यहाँ पर जब हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, एक बार इसको समझिएगा मेरी बात को, कि जब हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं और क्षेत्रफल कैसे पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन के फॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग के रूप में हम इसको क्षेत्रफल को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद कर रहे हैं। तो अपने पास में जो 3 तरह की स्थितियां यहाँ पर बनने वाली हैं समीकरण की एक तो है आपके पास में वक्र द्वारा बने क्षेत्र का क्षेत्रफल। पहला तो ये है आपके पास में कि एक वक्र जो आपके पास में है उस वक्र के द्वारा बने क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें याद करना है। दूसरा आएगा आपके पास में जो स्थिति होगी, दूसरा जो केस आएगा वो आएगा वक्र व रेखा से निर्मित, वक्र और एक रेखा से निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। एक वर्त होगा, एक वक्र होगा
और यानी एक आपके पास में कर्व होगा और एक लाइन होगी, उन दोनों से जो बना हुआ आपके पास में क्षेत्र होगा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा। तीसरा होगा आपके पास में यहाँ पर दो वक्रों से निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। ये आपके पास में 3 तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली बनते हैं आपके पास में, जिसमें पहला है कि जिसमें आपको ये समझना है पहले में कि एक वक्र के द्वारा ही क्षेत्रफल बनेगा और उस वक्र से जो क्षेत्रफल बनेगा उसे हमें ज्ञात करना है, उसे हमें सॉल्व करना है। दूसरा है आपके पास में कि एक वक्र आ जाएगा और एक रेखा आएगी, एक वक्र होगा और एक रेखा, उन दोनों को हो सकता है वक्र को रेखा कहीं से काट रही हो और उन दोनों के मध्य जो क्षेत्रफल निर्मित हो रहा है उस क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना रहेगा। तीसरी स्थिति ये बनेगी कि 2 वक्र होंगे आपके पास में, वो दोनों हो सकता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो किसी बिंदुओं पर, और उनके मध्य जो क्षेत्रफल बनेगा, उनके मध्य जो एरिया होगा क्रिएट होगा, उस एरिया को हमें फाइंड आउट करना यहाँ पर रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आपके पास में कि पहले वाली स्थिति को यहाँ पर हम लेके चलते हैं पहले, कि जैसे ये आप यहाँ पर देखो, इसमें जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें आप देख पा रहे हो कि एक वक्र है और इस वक्र का जो यहाँ पर जो क्षेत्रफल बना हुआ है, ये वाला जो क्षेत्रफल बना है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो क्षेत्रफल है इसकी स्थिति क्या है कि पहले x = a से लेकर के x = b के मध्य का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ये वाला जो सूत्र है वो हम यहाँ पर काम में लेंगे। ये सूत्र आया कहाँ से, इसको समझो कि मान लो मैं यहाँ पर एक पतली सी स्लाइड लेता हूँ, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए एक मान लीजिए पतली सी स्लाइड लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो स्लाइड है पतली सी, बहुत पतली स्लाइड यहाँ पर हम लेने वाले हैं। ये स्लाइड y एक्सिस के पैरेलल है तो इसको मैं y मान लेता हूँ, और ये मैंने x एक्सिस के ऊपर ली है तो इसलिए ये बहुत छोटी x की बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इसको dx मान लेते हैं। तो एरिया जो आ जाएगा मेरे पास में वो आ जाएगा y × dx। अब y dx कैसे आया भाई? y dx इसलिए आया कि ये जो स्लाइड मैंने ली है पतली सी, ये हम मान के चलते हैं कि ये आयताकार फॉर्म में है। अब कोई अगर आयत होता है तो उस आयत का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई, L × b, लेंथ × ब्रीथ, ऐसे ही ज्ञात करते हैं। तो ये इसकी लंबाई को दर्शाता है और ये इसकी चौड़ाई को, तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। अब हमें सिर्फ इतनी स्लाइड का तो हमें ज्ञात नहीं करना, हमें तो ज्ञात करना है पूरा यहाँ a से लेकर के b तक का। तो हम इस पर लिमिट लगा देते हैं a से लेकर के b तक की, तो ये पूरा क्षेत्रफल हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। एक और विशेष बात हमें, अब इसी तरह से y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर अगर क्षेत्रफल बन रहा है तो इस पे मैं एक अलग से ले लेता हूँ स्लाइड और उस पर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन इसको कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास में एक ग्राफ यहाँ पर ले गए, एक ग्राफ ये है आपके पास में और इसी तरह से बना हुआ है। देखो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जैसे आज तक छोटी क्लासों में हमने ऐसे ग्राफ पढ़े, ऐसे एरिया फाइंड आउट किए जिनकी एक विशेष स्थिति, जैसे सर्कल था, सर्कल का आपको एरिया बताया गया कि भैया इसका एरिया होता है πr²। अगर आपको एक त्रिभुज था तो उसका बताया गया कि भाई इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 × आधार गुणा ऊंचाई होता है। अगर आपके पास में इसी तरह से अगर आपके पास कोई चतुर्भुज है, जैसे समांतर चतुर्भुज है आपके पास में, या ट्रिपेजियम है यानी समलंब चतुर्भुज है, या जो और दूसरे जो आपके पास में थे ना, उनका आपने एरिया आसानी से ज्ञात कर लिया, ठीक है। या तो 3D फिगर्स थे उनका आपने एरिया आसानी से प्राप्त कर लिया क्योंकि उनके एक फिक्स फॉर्मूले थे जो आपको रटा दिए गए थे। पर यहाँ पर ये फिक्स स्थिति नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इनका ज्ञात करने के लिए, एरिया प्राप्त करने के लिए हम समाकलन का सहारा लेते हैं, समाकलन का सहारा लेते हैं। और इस समाकलन में हम ये मान लेते हैं कि इसके बीच में मैंने एक पतली सी स्लाइड ले ली है, ठीक है। इस स्लाइड जो है आपके पास में ये y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसकी स्थिति y है, यानी हम इसको इसकी लंबाई y मान लेते हैं। और ये बिल्कुल x एक्सिस पर, एक्सिस का बहुत छोटा सा हिस्सा है इसलिए इसको dx मान लेते हैं। तो एरिया, ये आपके पास में एक स्लाइड जो आई है, ये जो स्लाइड है वो आयताकार फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? एक आयत रूप में है। अब आयत रूप में है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हमें पता है L × b यानी लंबाई गुना चौड़ाई होती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई y यानी है और इसकी चौड़ाई dx है। अब हमें सिर्फ इस स्लाइड का तो ज्ञात करना नहीं था, इसमें बहुत सारी स्लाइडें बनेंगी। तो ये मान लो यहाँ पर a से लेकर के और इसका जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हमने a और b ले लिया, तो अब इस पर हम लिमिट लगा देते हैं a से b और इसको आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, बात सुनिए ध्यान से।
जैसे ये जो है बिंदु जो थे वो दोनों x के थे, यानी ये जो आपके पास में डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो आपने लिया है यहाँ पर समाकल गुणांक वो लिया है dx, तो लिमिट भी किसकी आएगी, x की आएगी। या फिर इसको दूसरे रूप में समझ लीजिए कि लिमिट आपने यहाँ पर x के लिए तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो dx आएगा। और अगर यही ग्राफ आपके पास में y एक्सिस पे बन रहा है, जैसे मान लो ये y एक्सिस पे बन रहा है और लिमिट हमने ले ली y एक्सिस की, जैसे ये y इज इक्वल टू a से लेकर के y इज इक्वल टू b ले लिया, ठीक है। और अब जब इस पे हम स्लाइड बनाएंगे तो ये जो स्लाइड आपकी बनने वाली है ये कैसे बनेगी, ये x बनेगी और ये dy बनेगी। तो इस स्थिति में जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, x dy आएगा, ठीक है। यानी y की लिमिट, अब हमें यहाँ पर लिमिट लेनी है y की, ये विशेष ध्यान रखना। कई बार लिमिट लेने में हम गलती कर देते हैं कि सर x की लें या y की लें, ठीक है। ये विशेष हमें ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर लिमिट y की ले रहे हो तो dx dy लोगे आप, यानी अगर आपके पास में, या फिर दूसरे तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर आपके पास में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy है तो लिमिट लोगे आप y की, लिमिट किसकी लोगे, y की लोगे, ठीक है। और यहाँ पर dx है तो लिमिट किसकी लोगे, यहाँ पर आप x की लोगे। तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है, वो छोटी सी बात है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। आराम से इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। पर कुछ ग्राफ ऐसे आएंगे आपके पास में, जैसे सर्कल है या मान लो आपके पास में इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, वर्त है, तो इनमें आप जहां भी आप चाहो, जिसमें सुविधा आपको रहेगी वैसे आप लिमिट ले सकते हो। एक्स एक्सिस पे भी उपलब्ध हो जाएगी, वाई एक्सिस पे भी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन देख के चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इससे पहले चलो एक ले लेते हैं, टॉपिक ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एक और छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे मान लो मेरे पास में एक वर्त है, ये वर्त है, एक ऐसा वर्त है जो जिसका केंद्र बिंदु जो है वो मूल बिंदु पर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मुझे इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये आपको पता है एक्स और वाई दोनों के सापेक्ष समित है, क्योंकि इसका जो समीकरण आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये एरिया मैं ज्ञात कर लेता हूँ सिर्फ, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित एरिया है मैं ये एरिया सिर्फ ज्ञात कर लेता हूँ और इसको 4 से गुणा कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो समान रूप से जो है वो चारों भाग स्थित हैं, तो इसलिए पूरे का जो एरिया है, पूरे का जो क्षेत्रफल है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें वही एक स्लाइड ले लेता हूँ पतली सी, ये स्लाइड मेरे पास में ये dx हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर लिमिट क्या लेंगे अपन, 0 से a तक की लिमिट ले लेते हैं, तो 0 से a की लिमिट यहाँ पर आ गई मेरे पास में, और y dx मैंने यहाँ पर ले लिया। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रख देंगे अंडर रूट 0 से a की लिमिट है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया अपने पास में, जो हमने यहाँ पर जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, समाकलन पढ़ रहे थे, तो उसमें अपने अच्छे से पढ़ा है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लीजिए। क्या फॉर्मूला है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये फॉर्मूला है आपके पास में। इस पे आप लिमिट लगा दीजिए, ये समाकलन का सीधा फॉर्मूला हो गया आपके पास में। इस पे लिमिट लगा दीजिए, लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें रखेंगे यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी a अपॉन ए यानी 1 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, इसको छोड़ दीजिए, तो ये ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और इनटू आ जाएगा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, ये हमें पता ही है, पाई बाई 2 आ जाएगा। अब एक बात और समझिए यहाँ पर कि मैंने पूरे जो वक्र है यानी पूरा वर्त जो है उसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, जबकि मैंने अभी तक ज्ञात किया सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित, तो मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूँ, तो मुझे ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो जाएगा 4 से गुणा करने पर। तो ये यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया तो ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो गए, पाई ए स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आराम से समझ में आ जाएगा। बस 2 बातों का ध्यान रखना है, लिमिट अच्छे से ज्ञात कर लेनी है अगर लिमिट नहीं दी गई है तो, ठीक है। 3 तरह की स्थितियां हैं जो हम क्लियर कर चुके हैं पहले ही। 3 तरह की स्थिति, पहले एक वक्र का बना हुआ क्षेत्रफल, जैसे ये एक वक्र से बना हुआ क्षेत्रफल था। कुछ ऐसे आएंगे जिनमें एक रेखा और एक वक्र द्वारा निर्मित क्षेत्रफल होगा, और तीसरा ऐसा आएगा जिसमें आपके पास में 2 वक्रों के प्रतिच्छेद से बने हुए वक्र का क्षेत्रफल या क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपके आए हुए एग्जाम में, उनको हम डिस्कस करते हुए चलते हैं।
देखिए यहाँ पर देखिए मैंने लिया हुआ है रेखाओं y इज इक्वल टू 3x और x एक्सिस और कोटि x इज इक्वल टू 4 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये जो आपके पास में रेखा है ये इस तरह की बनेगी, अगर आप देखेंगे तो इस तरह की ये रेखा बनने वाली है, ठीक है, समान रूप से इस तरह की ये रेखा बनेगी और ये 0 है और ये यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 लगते हैं। तो इसका एरिया बहुत सिंपल है, 0 से 4 की लिमिट लगा दो और y dx लिख लो, बस सीधी बात है। तो ये आ जाएगा 0 से 4 की लिमिट है और y की जगह हम लिख लेते हैं 3x dx। तो 3 बाहर लिख लेते हैं यहाँ पर और ये इसका जो समाकलन होगा वो x²/2 आ जाएगा, 0 से 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/2 पहले लिख लेते हैं और 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, यहाँ पर 8 आ जाएगा और 8 दिए 24, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, एकदम बेसिक से मैंने लेके चल रहा हूँ कि बेसिक से एडवांस तक करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए। कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने आप को वीक अगर किसी को लगता हो, हालांकि वीक जैसी कोई चीज नहीं होती, सभी स्टूडेंट जो है वो अच्छे ही होते हैं, बस पढ़ने का फर्क होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप भी अपने आप को ग्रो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कवर कर लोगे धीरे धीरे, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से आप कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए यदि वक्र y इज इक्वल टू e टू द पावर x एक्सिस और इसकी जो कोटियां हैं आपके पास में x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इसी स्थिति है, ठीक है। e टू द पावर x का ग्राफ देख लो कैसे बनता है, थोड़ा सा इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a मान लो यहाँ पर है आपके पास में, इसमें ग्राफ की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधा करोगे तो भी हो जाएगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ठीक है, तो इससे निर्मित अगर क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो एरिया वही हम यहाँ पर काम में ले लेंगे, y dx ले लेंगे, लिमिट जो है वो आपके पास a से b की आ जाएगी। तो a टू दी पावर यहाँ पर e टू दी पावर x और dx ले लेंगे, लिमिट a से b ले लेंगे। तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है समाकलन, और a से b की लिमिट हमने यहाँ पर ले ली तो e टू दी पावर b आ जाएगा और माइनस a टू दी पावर a, यानी ये हो जाएगा आपके पास में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। या लिमिट जो है सॉरी लिमिट अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट हम अप्लाई कर देंगे। तो ऑप्शन देखो पहले वाला नहीं है, दूसरे वाला हो जाएगा, थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है, तो ऑप्शन आ जाएगा पी, आंसर आ जाएगा उसमें। आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए दीर्घवृत्त आ गया, इसको मैं डिटेल से करूंगा भाई, देखो ना इसको अच्छे से समझेंगे, ताकि दीर्घवृत्त का मैं यही वेट कर रहा था कि वर्त तो हमने कर लिया, दीर्घवृत्त नहीं है, चलो आ गया है तो हम इसको डिटेल से कर लेते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण बनाते हैं, दीर्घवृत्त का समीकरण जो दिया हुआ है ये डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखो ये बनेगा इस तरह से, ये जो बिंदु होगा वो a0 होगा और y एक्सिस पर जो स्थित बिंदु है वो 0b होगा, ये x एक्सिस है और ये जो है आपके पास में y एक्सिस है। वही काम जैसे हमने वर्त में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पर एक पतली सी स्लाइड ले लेंगे, ये dx हो जाएगा, ये आपके पास 0 है और ये y हो जाएगा। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 0 से a ले लेंगे हम यहाँ पर, और चारों भागों का हमें ज्ञात करना है तो हम 4 से इसको गुणा कर लेते हैं और y dx, y का मान यहाँ से निकाल लो, y क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो, y स्क्वायर बटे b स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो ये b स्क्वायर बटे a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका रूट ले लेंगे, रूट लेने पर ये बनेगा 4, 0 से a आ जाएगा तो b अपॉन a रह जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस b अपॉन a जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, 4b अपॉन a और 0 से a आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो 4b अपॉन a आ जाएगा यहाँ से, और इसके लिए हम वही समीकरण जो सूत्र है अपने पास में समाकलन का वो हम ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, x/2 यहाँ पर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 है आपके पास में साइन इनवर्स x अपॉन a। काफी महत्वपूर्ण बहुत यूज होता है, ये याद कर लेना भी अच्छे से, ठीक है। तो 4b अपॉन a आ जाएगा और इसमें आप यहाँ पर लिमिट का मान रख दीजिए, लिमिट का मान अपर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी अपने आप, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह a अपॉन a आ जाएगा और माइनस ये वाली कंडीशन 0 आ जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा आपके पास में। तो 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। तो देखो क्या कट रहा है यहाँ पर, ये a स्क्वायर एक a कट गया और ये 4 से ये कट गया आपके पास में, तो क्या आ गया आपके पास में यहाँ पर पाई ab आ गया, पाई ab। ये डायरेक्ट भी याद रख लेना भाई, पाई ab कहाँ पर है, पहले वाला ऑप्शन नहीं है, गलत है, दूसरे वाला भी गलत है, तीसरे वाला भी गलत है, चौथा आपके पास में आंसर डी आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो पाई ab आप डायरेक्ट भी याद रखोगे कि अगर एक दीर्घवृत्त आपके पास है तो दीर्घवृत्त का
आपके पास में जो पूरा एरिया होता है, पूरे दीर्घवृत्त का एरिया क्या होता है, पाई ए बी होता है। सीधे याद रखना, कई बार अपने को सीधे जरूरत पड़ जाएगी, काम में आ जाएगा। अगला देखो, अब देखो ये मैंने यहाँ भी देखो मेंशन कर रखे हैं, जो अभी हमने याद कर लिए हैं वो चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की है। आप इनको याद रखना है, फिर काफी महत्वपूर्ण है। पहला देखो, ए त्रिज्या वाले किसी वर्ग का क्षेत्रफल, जो अभी हम याद कर चुके हैं, अभी हम सॉल्व करके फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसे हम आपको याद रखना है भाई, बिल्कुल इसको याद रखना है, सीधा याद रखना है। एक दीर्घवृत्त का अभी हमने कर लिया है, पाई ए बी हमने याद किया है, तो पाई ए बी इसको भी आपको याद रखना है, सीधा ही। तीसरा है आपके पास में परवलय, परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। परवलय जो बनता है वो इस तरह से बनेगा, यहाँ पर इस तरह से, और ये ए आएगा आपके पास में, ठीक है। तो और इसके नाभिलंब से घिरा हुआ, तो ये नाभिलंब है, इसको मिला देंगे यहाँ पर। तो 0 से a की स्थिति में जो क्षेत्रफल आएगा, इसको निकाल के दिखाता हूँ चलो मैं आपको। तो a इज इक्वल टू 0 से, ऊपर वाला और नीचे वाला भाग दोनों लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, और ये 0 से a ले लेते हैं यहाँ पर, और y dx वही स्लाइड में जाएगी 2, और 0 से a की वैल्यू यहाँ पर जो है, y की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो ओनली y क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, रूट ए बी आ जाएगा, रूट ए एक्स आ जाएगा, रूट ए एक्स, ठीक है। तो इसको हम भी यहाँ पर हम रख लेते हैं, तो 2 रूट ए और रूट एक्स डी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 4 रूट ए तो बाहर ले लेते हैं, और रूट एक्स का आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 आ जाएगी, और 0 से a आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इसका मैंने डायरेक्ट ही समाकलन यहाँ पर कर दिया, इंटीग्रेशन यहाँ पर कर लिया है। तो ये 8/3 आ गया, रूट ए आ गया। इसका मान अब रखोगे तो देखो यहाँ पर 3/2 पावर है, 1.5 पावर है। 1.5 पावर का मतलब 1 पावर पूरी और 1 पावर आधी, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 आ जाएगा, और ये a है और ये भी a बन जाएगा, तो ये a स्क्वायर बन जाएगा। देखो यही हमें ज्ञात करना था। तो सीधे तौर पर आप इनको कुछ जो सिंपल जो है आपके पास में एरिया, सीधा जो क्षेत्रफल है उसको आप सीधे याद रख लो, ताकि आगे दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ जगह हमें जरूरत पड़ जाएगी। जैसे ये देखो एक और महत्वपूर्ण मैंने लिया है, y इज इक्वल टू cos x। तो cos x का जो ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू cos x है, इसका आपको यहाँ पर निकालना है क्षेत्रफल। तो देखो y इज इक्वल टू cos x है, इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से चलता है, 1 पर चलता है, 1 से इस तरह से चलेगा। एक बार देखो, इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल इस तरह से चलता है, ठीक है। ये 0 पर इसका मान 1 होता है, हमें पता ही है। फिर यहाँ पर ये पाई बाई 2 पर 0 हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में ये वापस 1 होगा। कहाँ पर 1 होगा, ये पाई पर, यहाँ पर देखो यहाँ पर आ जाएगा -1 होता है इसका, और ये पाई पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस से 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 3π/2 पर वापस से 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आएगा ये पाई, ये 3π/2, फिर ये आ जाएगा 2π पर वापस 1 हो जाएगा। तो हमें क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक का ज्ञात करना है, π/2 से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमें इसको याद करना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब इसके लिए भी वही प्रोसेस आप काम में लोगे, मगर एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान ये रखनी है कि जैसे ऊपर का जो क्षेत्रफल होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर का जो क्षेत्रफल होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, उसको पॉजिटिव ही लेना है। जो नीचे का क्षेत्रफल होगा वो नेगेटिव होगा, पर क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया, वॉल्यूम, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। तो इसलिए हम इसके लिए क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। क्या लेंगे, मोड ले लेंगे, ये ध्यान रखना है, मापांक ले लेंगे, ठीक है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आपका आंसर है वो मुझे आप निकालोगे, मैंने इतना इसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसका आप मुझे ज्ञात करके और मुझे कमेंट में आप बताओगे कि सर इसका आंसर क्या आया है। कमेंट में मुझे आप इसका जरूर आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। काफी महत्वपूर्ण चीजों को हमने डिस्कस किया, बेसिक चीजों को डिस्कस किया। ये बेसिक चीजें जब आपकी तैयार हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बताया 3 तरह का अपना टॉपिक इसमें रहने वाले हैं, और 5 तरह के टॉपिक जो ग्राफ से रिलेटेड है वो आप याद करिएगा, घर पे बैठ के थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। अगर आपका बेस जो है वो काफी वीक अगर आपका है बेस, तो आप पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करिए। मैं आपको ये कहूंगा एनसीईआरटी एक बार आप जरूर निकाल लें, ताकि आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर उसके बाद में जो है आगे की जो चीजें हैं उसके लिए आप जो अच्छी बुक है, जैसे यूनिवर्सल की बुक है वो ले सकते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर्स के काफी क्वेश्चंस है वो आप ले सकते हैं। एसआर सैनी की बुक है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए दोनों ही बुक बहुत अच्छी है, उनको आप कवर करिए। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। सबकी पीडीएफ जो है वो हम यहाँ पर टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरु मैथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के नाम से, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। तो उस पर आपको जो पीडीएफ है वो आपको नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे,
ठीक है, और जो भी टॉपिक होगा उस पर आपको मिल जाएंगे। और जैसे जैसे एग्जाम अगर आपकी नजदीक आएगी, तो एग्जाम जैसे ही आपकी नजदीक आएगी उसके 2 महीने पहले हम या 3 महीने पहले कोशिश करेंगे कि टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपकी स्थिति जानने में कि क्या आपकी पोजीशन रहने वाली है। देखिए हमारी जो कोशिश है वो ये है कि नो बकवास ओनली स्टडी। ठीक है, नो बकवास ओनली स्टडी। ठीक है, जब बाकी जो आप देखोगे यहाँ पर जो दूसरे जो चैनल है उन पर ये होता है कि बकवास ज्यादा होती है, स्टडी कम होती है। ठीक है, अपना ऐसा नहीं है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि नो बकवास ओनली स्टडी, स्टडी पर फोकस करना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। ठीक है, चलिए, अगर आज कर क्या है कि बकवास ज्यादा पसंद है, खैर चलिए कोई भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।